पिछली क्लास में मैंने आपको ये सब बातें बताई थी, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी की सेकंड क्लास पिछली क्लास थी ना, आज थर्ड क्लास है। देखिए पिछली क्लास में क्या बताई थी मैंने आपको। पहला स्टेप बताया था क्या, कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, यही सिखाया था पिछली क्लास में। जीएबी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पिछले क्लास में ये बात आपसे हो चुकी है। कैसे सिखाया था सर? आपने कहा था फेयर रेंटल वैल्यू, आपने कहा था म्यूनिसिपल वैल्यू, इसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको क्या मान लेंगे, ए सपोज कर लीजिए, कोई ना कोई डिजिट तो होगा ही ना, ए मान लीजिए। और ए इज देन कंपेयर टू व्हाट, ए इज देन कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट, then we take what, minimum, that is taken as what, b. Then this b is finally compared to what, actual rent, and we'll take what, maximum. This maximum is considered as what, GAV, gross annual value. ठीक है बच्चे, यहाँ तक लिख लिया आपने, यहाँ तक बात हो चुकी थी। फिर मैंने कहा था एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या कहा था कि बच्चे ए ऑब्लिक बी को किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट से। और मैंने क्या सिखाया हुआ, इसमें से क्या लो, मैक्सिमम, क्या लो इसमें से, मैक्सिमम। और मैक्सिमम को क्या मानो, जीएबी। लेकिन मैं अब क्या सिखाने जा रहा हूँ, एक्सेप्शनली ए ऑब्लिक बी और एक्चुअल रेंट से क्या लेंगे हम, मिनिमम। और मिनिमम को क्या मानेंगे, जीएबी, मिनिमम को मानेंगे जीएबी। ठीक है जी बच्चों, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है, पक्की बात, राइट। अब यहाँ ये बात है कि सर ऐसा कब करेंगे, एक्सेप्शन कब लगाएंगे। देखो, व्हेन एक्चुअल रेंट इज व्हाट, लेस देन ए ऑब्लिक बी, जो ए ऑब्लिक बी ऊपर कंपेयर बनाए हो ना, एक्चुअल रेंट क्या उससे कम हो, ये पहला पॉइंट हुआ। एक्चुअल रेंट इज लेस देन ए ऑब्लिक बी एंड इज लेस बिकॉज ऑफ वैकेंसी। ए और बी नहीं, अमाउंट है वहाँ पे बेसिकली। जब अमाउंट होगा तो अमाउंट आएगा ना वहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ 50,000 आया, यहाँ 60,000 आया, तो क्या लोगे आप, 60,000। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 60,000 हो गई। जब कैलकुलेशन करेंगे तब तो अमाउंट लेंगे ना। अभी मैंने मान लिया ये उसको, अब ये 50,000 है, ये 60,000 है, तो क्या लोगे उसमें से, 60,000। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे। अब एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होगा मुझे पता तो नहीं है, अभी मैंने कहा ए भी मान लो इसको, जब सवाल करेंगे तो क्लियर होगी बातें। एक्चुअली ए भी कुछ थोड़ी होता है, सवाल में जो डिजिट्स होंगे, जो अमाउंट होंगे वो लेंगे वहाँ पे हम। ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक्चुअल रेंट इज लेस एंड इज लेस देन ए एंड बी एंड इज लेस बिकॉज ऑफ व्हाट, वैकेंसी। वैकेंसी की वजह से क्या है, कम है। मतलब यह साफ सी बात है कि 12 मंथ्स होते हैं ना। मान लीजिए जो रेंट है वो 15,000 पर मंथ है, या 20,000 ले लो, चलो 20,000 पर मंथ। तो 12 महीने में रेंट कितना मिलना चाहिए, 2,40,000। ध्यान देना,
2,40,000 मिलना चाहिए। लेकिन अगर वैकेंसी है तो 20,000 मान लो 9 मंथ्स आपको मिला है, और ये कितना हो गया 1,80,000। तो यहाँ क्या है, वैकेंसी है ना, वैकेंसी 3 मंथ्स की वैकेंसी है। तो सर जब वैकेंसी आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखो अब नेक्स्ट जो मैंने ए और बी रखा था अभी, उसके बदले में कोई अमाउंट ले लो आप। क्या ले लो, मान ली यहां ले लेता हूं मैं, क्या 2 लाख ले लेता हूं। क्या लिया, 2 लाख लिया। और एक्चुअल रेंट क्या लिया, ये जानते हो क्या है, ए ऑब्लिक बी है। और एक्चुअल रेंट क्या लिया, 20,000 इंटू वट 9, कितना हो गया 1,80,000। बच्चे समझ पा रहे हो बात को ना, पक्की बात ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। उसके बाद मुझे बताइए, अभी जो मैंने आपको सिखा रखा है कि इन दोनों में से कौन सा लेना आपको। मैंने क्या कहा था, ध्यान देना, मैंने कहा था एक्सेप्शन लगाने से पहले 2 बात ध्यान रखना। एक्चुअल रेंट इज लेस देन ए ऑब्लिक बी, है कि नहीं लेस, देखो एक्चुअल रेंट इज व्हाट 1,80,000 और ए ऑब्लिक बी की वैल्यू क्या है 2 लाख। तो एक्चुअल रेंट इज लेस ना, एक्सक्यूज मी, है ना लेस, तो एक्सेप्शन तो लगना चाहिए ना। एक्चुअल रेंट लेस है और वैकेंसी भी है, ओह बोलो ना, एक्चुअल रेंट लेस भी है और क्या है, वैकेंसी भी है। तो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मैंने सिखाया आपको एक्सेप्शन, लेकिन यहां पे लेंगे हम मैक्सिमम। कहोगे सर अभी तो आपने सिखाया है कि जब एक्चुअल रेंट अगर ए और बी से कम हो जाएगा, यहाँ एक्चुअल रेंट 1,80,000 है और ये 2 लाख है, तो आपने सिखा रखा है क्या लेना चाहिए, तो आपने मैक्सिमम क्यों लिया। पहले मुझे लेने दो, बताओ जी, ये भी यहाँ क्या हो जाएगा 2 लाख। देखो मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, बिल्कुल सही किया मैंने, आपने सेंटेंस ढंग से नहीं पढ़ा। एक्चुअल रेंट इज लेस देन एन बी, और दूसरा कंडीशन क्या था, एक्चुअल रेंट शुड बी लेस, बिकॉज ऑफ वैकेंसी। एक्चुअल रेंट कम तो होना चाहिए, लेकिन कम होने का वजह क्या होना चाहिए, वैकेंसी होना चाहिए। एक्चुअल रेंट कम तो होना चाहिए, लेकिन कम होने का वजह क्या होना चाहिए, बोलो ना, वैकेंसी होना चाहिए। वैकेंसी होने से बात नहीं बनेगी, वैकेंसी तो यहां पे है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा क्या एक्चुअल रेंट कम होने का वजह वैकेंसी है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हुआ, सुनो ध्यान से, मैं मिस्टेक क्या किया बताता हूं आपको। यहां पे एक काम करो, यहां पे अमाउंट को 2 लाख से बढ़ा दो, 3 लाख कर दो इसको, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहां 3 लाख लेंगे और कुछ नहीं करना है। जो मैंने यहाँ पे 2 लाख, अच्छा सही नहीं किया है, देखो जो मैंने यहाँ 2 लाख लिया था ना, उसको मैंने क्या कर दिया, 3 लाख कर दिया। 20,000 इंटू 9 क्या हो गया 180। अब 3 में से 180 में से मैं क्या लिया, 3 लाख लिया, बस मैंने 2 लाख से बढ़ा के क्या कर दिया, 3 लाख कर दिया, इतना ही चेंज है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना, मैंने एक्सेप्शन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि इनकम टैक्स आपसे कहेगी कि मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि एक्चुअल रेंट जो आपका कम आया है, क्या कम आने का वजह वैकेंसी है। बताओ आपका एक्चुअल रेंट मंथली कितना है, 20,000 है पर मंथ है। अगर ये रेंट आपको पूरे साल का मिला होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया। अगर ये रेंट आपको पूरे साल का मिला होता तो भी आपको एक्चुअल रेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मिलता,
और ए और बी की वैल्यू क्या है, 3 लाख है। तो एक्चुअल रेंट अगर वैकेंसी नहीं भी होती तो भी एक्चुअल रेंट क्या होना था, कम तो होना ही था। वैकेंसी नहीं भी होती तो भी एक्चुअल रेंट क्या होता, कम होना था। अगर 12 महीने की रेंट आपको मिल भी जाती तो भी कितना मिलता बताओ, 12 महीने की रेंट मिल भी जाती तो कितना मिलता, 240। और ए और बी की वैल्यू कितनी आई हुई है, 3 लाख। तो आपके तो नसीब में लिखा हुआ था कम होना। वैकेंसी को दोष क्यों दे रहे हो? वैकेंसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल रेंट टू बिकम व्हाट, लेस देन द ए एंड बी। वैकेंसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर 12 महीने की रेंट भी मिल जाती, इफ यू वुड हैव रिसीव्ड द रेंट ऑफ व्हाट, 12 मंथ्स, इवन देन द रेंट इज गोइंग टू बी व्हाट, 2,40,000 only. So in any case, your actual rent is going to be less than A and B. So you cannot say that vacancy is the reason of being actual rate less than A and B. आप नहीं कह सकते ऐसा, मानते नहीं मानते बात को? तो इस केस में एक्सेप्शन नहीं लगेगा। अब देखिए ये बात समझाने के लिए कहा, अब मैं दूसरा केस लेता हूं। यहां ए और बी की वैल्यू 3 लाख ही रहने देते हैं। दूसरा एक्चुअल रेंट आपका, ध्यान से देखना, एक्चुअल रेंट आपका मैं करता हूं ऐसा, 30,000 पर मंथ कर देता हूं और इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 2,70,000 हो गया। आपने इनकम टैक्स को कहा कि मैं यहां पे एक्सेप्शनली मिनिमम लूंगा, और मिनिमम कितना है, 2,70,000। इनकम टैक्स आपसे कहेगी ठीक है आपने जीएबी 270 लिया है ना, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं चेक करूंगा, मैं चेक करके देखूंगा कि अगर ये 30,000 पर मंथ आपको पूरे साल मिल रहा होता, सुन रहे हो, इंटू 12, तो आपको कितना मिलता, 3,60,000। अगर ये 30,000 पर मंथ आपको पूरे साल मिल रहा होता तो कितना मिला होता आपको, 3,60,000 मिला होता। लेकिन आपका एक्चुअल रेंट कितना है, 270 है। इसका मतलब है कि अगर 12 महीने की 12 मंथ्स की रेंट मिली होती तो 360 होता, जो कि 3 लाख से क्या होता, ज़्यादा होता। तो यहां पर ये हम कह सकते हैं कि आपका एक्चुअल रेंट कम है, और कम होने का वजह क्या है, वैकेंसी है। At this point of time we can say that actual rent is less, and less because of what, vacancy. If there would have been no vacancy now, and we have got the rent of what, 12 months, so multiplying 30,000 by 12, actually we would have received what, 3,60,000, and this 3,60,000 is more than what, 3 lakh. So this is the classic example where we can apply what, exception, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये समझ लेना कि जस्ट बीइंग एक्चुअल रेंट लेस देन द ए एंड बी, ए और बी, इज नॉट द ओनली रीजन टू अप्लाई व्हाट, एक्सेप्शन। यू हैव टू चेक इट आउट बाय मल्टीप्लाइंग द 12, हाउ मच रेंट वुड हैव बीन रिसीव्ड इफ देयर वुड हैव बीन नो वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होता तो रेंट कितना मिलता, उसको फिर कंपैरिजन करते। बात समझ गए? एक चीज, एक क्वेश्चन मैं आपसे खुद पूछता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, देखना। और वो क्या है, मुझे बताइए कि ए और बी की वैल्यू 2 लाख है और एक्चुअल रेंट है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 1,35,000। बताओ यहाँ एक्सेप्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या करना पड़ेगा पहले बताओ, क्या करना पड़ेगा? पहले वर्किंग नोट में 15,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। ये वर्किंग नोट है, ये चेक करने के लिए है, और ये एक 1,80,000 आ रहा है। इस 1,80,000 को 2 लाख से कंपेयर करेंगे, और मैंने क्या देखा, कि एक्चुअल रेंट अगर 12 महीने का मिल भी गया होता तो भी वो कम ही होता। तो यहाँ वैकेंसी लगने का तो सवाल नहीं है। तो यहाँ क्या लोगे, मैक्सिमम, और जीएबी कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा।
आगे बढ़े, लिख लीजिए यहाँ तक। तो एक्सेप्शन की बात अभी तक समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। क्यों जी बच्चे, आपको समझ में आई बात? इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। एक छोटी सी बात और लिख लीजिए। कभी कभार क्या होता है कि सवाल में फेयर रेंट नहीं दिया होता है। लिखिए, पॉइंट लिख लीजिए इस, इफ फेयर रेंट इज नॉट गिवन, कई बार सवाल में फेयर रेंट दिया नहीं होता है, उस केस में फेयर रेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट इंटू 12। फेयर रेंट इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल रेंट इंटू 12। मान गए? अगर फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है तो एक्चुअल रेंट मान लो आपका 20,000 पर मंथ है, तो 20,000 इंटू 12 कर दो, तो 2,40,000। फिर आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम आएगा कि सर जब फेयर रेंट ये हो गया तो एक्चुअल रेंट क्या होगा? एक्चुअल रेंट जो होगा सो होगा। एक्चुअल रेंट क्या हो सकता है? 20,000 अगर वो 10 मंथ्स का मिला तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने दिमाग लगाया होगा कि सर यहाँ 10 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? मैंने कहा एक्चुअल रेंट में एक्चुअल मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फेयर रेंट में ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। मुझे 12 महीने का फेयर रेंट चाहिए। एक्चुअल रेंट भी 12 से मल्टीप्लाई हो सकता था अगर एक्चुअल रेंट कितने महीने का मिला होता? 12 मंथ्स का। तो एक्चुअल रेंट को किस नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी एक्चुअली मिली है। और फेयर रेंट को किससे करेंगे? 12 से। ऐसा कब करेंगे? जब फेयर रेंट एक्चुअली एक्सक्लूसिवली अलग से ना दिया हुआ हो, तब ऐसा करेंगे। कहीं खो गए थे क्या कैंटीन में? नहीं, कैसी बात करते हो, एकदम बहुत ही बैंग ऑन, एकदम आराम से। मैं जानता हूँ कि कौन सा बात समझ नहीं आता है। ये बातें तभी समझ नहीं आती है जब कहीं आप खो गए थे किसी के ख्यालों में। पक्की बात है, सही कह रहा है। ये उम्र भी है खोने का। 1 घंटा बस मेरे क्लास में ठीक हो जाइए, उसके बाद तो फिर खोते रहिए, क्या दिक्कत है? देखिए, ये मैं आपका टैलेंट जानता हूँ, आप समझ सकते थे। कैसी बात करते हो, इसमें कुछ समझना नहीं था यार। ये तभी अप्लाई करेंगे जब, कब? जब फेयर रेंट अलग से ना दिया हो। तो फेयर रेंट की वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल रेंट इंटू 12। एक्चुअल मंथली रेंट, ये मंथली रेंट है, इंटू 12। लेकिन फिर दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर एक्चुअल रेंट फिर क्या होगा? एक्चुअल रेंट वही होगा जो एक्चुअली मिला है। और एक्चुअली क्या मिला है? 10 महीने का भी मिल सकता है, 12 महीने का भी मिल सकता है, 13 महीने का भी मिल सकता है। नहीं बाबा, 13 महीने नहीं मिल सकता है, 12 महीने। हाँ, एक्चुअल रेंट की वैल्यू 2 लाख क्यों आई है? क्योंकि एक्चुअल रेंट मैंने मान लिया क्या? 10 मंथ्स रेंट रिसीव्ड। जब 10 मंथ रेंट रिसीव होगा तो 10 ही आएगा ना। बात समझ गए? 10 मंथ रेंट रिसीव होगा तो 10 ही आएगा। क्वेश्चन पूछूं, एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल मंथली रेंट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल नंबर ऑफ मंथ्स रेंट रिसीव्ड। शर्म नहीं आती मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं? एक्चुअल रेंट को 12 से कब मल्टीप्लाई करेंगे? जब फेयर रेंट निकालना हो तभी करेंगे सिर्फ। एक्चुअल रेंट को 12 से कब मल्टीप्लाई करेंगे? जब एक्चुअली 12 महीने का रेंट मिला हो तब करेंगे। जब एक्चुअली 12 महीने का रेंट मिला हो तो भी करेंगे। और फेयर रेंट को एक्चुअल रेंट की बेसिस पे कब निकालेंगे? जब फेयर रेंट अलग से ना दिया हो। आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सवाल में फेयर रेंट अलग से दिया होता है तो फिर ठीक है, छोड़ दो। नहीं दिया तो क्या करेंगे? एक्चुअल रेंट इंटू 12, बस इतना ही करेंगे। और फिर एक्चुअल रेंट तो वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते रहे। समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात। अब मैं शहीद नहीं हो सकता हूँ, इतना ही बता सकता हूँ। देखिए, और मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम क्यों आया कि मैं खुद ही इतना ज़्यादा बोल दिया ना कि हौच-पौच हो गया होगा। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मान गए? सवाल तो आने दो भी। तो इस तरह से जीएवी निकालने की सारी बातें हो चुकी है। तो क्यों ना इस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाए। लेकिन मैं बता दूं आपको, जीएवी निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में काम होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ व्हाट?
NAV, नेट एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ NAV। लेकिन NAV का कैलकुलेशन अभी हम नहीं करेंगे, पहले GAV पे कुछ सवाल करवा देते हैं। मेरा मन तो था ये कि करा दें NAV पूरा, लेकिन मुझे पता है कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाय देखिए, NAV करा दीजिए। क्यों क्यों जल्दी क्या है, बताओ बताओ क्या वजह। मैं करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम है क्या? हाँ नहीं, मैं समझ गया, लेकिन एक दो सवाल कर लेते हैं GAV पे, NAV करेंगे आराम से। देखो, दुर्घटना से देर भली, थोड़ा सवाल करना जरूरी होता है। इनकम टैक्स में जल्दीबाजी, देखो मैं खुद ही बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, लेकिन मैं टैक्स की क्लास में कसम खा के आता हूँ कि थोड़ा शब्द को क्या करना है, चबा चबा के बोलना है, आराम आराम से बोलना है, जल्दीबाजी ना कर देना है। कुछ नहीं है, चिंता मत करिए, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लासेस होती है कितनी मिनट की, 40 मिनट की मैक्सिमम क्लास होती है। देखिए, अब ये पहला सवाल आपके बुक का देखिए बच्चों, मज़ा आ गया देखिए अभी तक। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने सैलरी चैप्टर निकाल के सवाल करना स्टार्ट कर दिया। निकालिए फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है देखिए बच्चों यहां तक का 5.1। देखो कितना सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख रखा है, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू। बस मैं क्या करता हूं, फेयर एंड को ऊपर लिख देता हूं, फर्क नहीं पड़ता है। म्यूनिसिपल एंड फेयर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप, बस ये मत करना कि स्टैंडर्ड को ऊपर कर देना, ठीक है ना। बताओ इन दोनों में से क्या लोगे, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू में, बोलो ना। 2 लाख एंड 240 में से क्या लेंगे, मैक्सिमम 240। स्टैंडर्ड रेंट यहां पे है नहीं, तो किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट कितना है 180, क्या लेंगे फिर, मैक्सिमम। क्योंकि जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता है तो मैक्सिमम एंड मैक्सिमम लेते हैं। तो 2 लाख एंड 240 में क्या लिया, मैक्सिमम लिया, क्या आ गया 240। 240 किससे कंपेयर किया, 180, क्या लिया 240। 240 क्या आ गया, GAV देखा। 240 एंड 3 लाख में से क्या लेंगे, 3 लाख। 3 लाख 240 में क्या लेंगे, 240। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। फिर 240 एंड 360 में क्या लेंगे, 360। मजा आ गया। नेक्स्ट 360 एंड 4 लाख में क्या लेंगे, 4 लाख। 4 लाख एंड 5 लाख में क्या लेंगे, 4 लाख। 4 लाख मिनिमम लेते हैं। फिर 4 एंड 480 में मैक्सिमम 480। 420 420 420 एंड 420 3 लाख 3 लाख एंड 3 लाख 360 360। मज़ा आ गया। 480 5 लाख 5 लाख एंड 5 लाख 540 540। 455 5 5 480 480 एंड 480 420 480। कोई एक्सेप्शन यहाँ था ही नहीं। ये पहला सवाल था, देखिए कितना अच्छा सवाल था। करना पड़ेगा बच्चे, चिंता मत करो, करना पड़ेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाँ सेकंड क्वेश्चन में आपको ध्यान देना, यहाँ पे हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 कर रखा है। एक घर के 2 यूनिट हैं, एक घर के क्या 2 यूनिट है। 1,20,000 एक यूनिट की वैल्यू नहीं है, पूरे घर की वैल्यू है। ऐसा नहीं लिख रखा कि पर यूनिट वैल्यू है ये। म्यूनिसिपल वैल्यू हम पूरे घर की निकालते हैं। अब इसी फ्लोर को अगर हम 3-4 यूनिट में बांटते हैं तो क्या म्यूनिसिपैलिटी सबकी अलग अलग वैल्यू निकालेगी, नहीं, एक वैल्यू निकलती है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा होता है एक्सक्लूसिवली कि म्यूनिसिपल वैल्यू पर हाउस, सॉरी पर यूनिट, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम। नहीं लिखा है तो मान लेंगे क्या, पूरे घर का है। 150 क्या लेंगे इसमें से, मैक्स। मैक्स कितना है 150। 150 एंड 130 में क्या लेंगे, 130 लेंगे। 130 एंड 70,000 पर यूनिट है। ओह देखना गौर से क्या लिखा हुआ है, 70,000 पर यूनिट लिखा हुआ है। तो 70,000 किसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। ऐसा मत करना कि फ्लो फ्लो में चलते जाना। यहाँ पर यूनिट रेंट लिखा हुआ है, ऊपर पर यूनिट नहीं लिखा हुआ था। तो 70,000 इंटू 2 क्या हो गया, 1,40,000।
जब निकाल दिया फिर तो आप ले ही लोगे ना। यहाँ क्या लोगे मैक्सिमम, यहाँ क्या लोगे मिनिमम, यहाँ क्या लोगे मैक्सिमम, तो 140 आ गया। सेकेंड हाउस का देखो एक ही यूनिट है तो बहुत आसान है, थर्ड में 3 यूनिट है तो मल्टीप्लाई करते जाओ, सबसे मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ आखिरी में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 21,000 पर यूनिट रेंट दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ म्यूनिसिपल टैक्स, मैं अभी म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बच्चे बताइए कि जीएबी निकालना सीख लिया आपने, ये 2 क्वेश्चन करवाया ना, ठीक है। ये एनएबी निकालना मुझे जल्दी सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हम कोई क्वेश्चन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। देखिए एनएबी क्या होता है, आइए जी बच्चों, ऑफ कोर्स जीएबी से एनएबी निकालेंगे तो कुछ माइनस ही करेंगे। लिखिए अभी तक आपको क्या मिला है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिला है। क्या मिला आपको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या माइनस करोगे, सबसे पहले माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स पेड सबसे पहले ये माइनस करोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस क्या कर दोगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड। मान के बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऊपर से कुछ भी निकाल के ले आओ, मान लो कितना 2 लाख है। म्युनिसिपल टैक्स पेड क्या होता है सर, जो म्यूनिसिपैलिटी को आप साल में एक बार पे करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी भी घर की रेंटल, घर की एक वैल्यू निकालती है जिसको म्यूनिसिपल वैल्यू बोलते हैं, और उसका सर्टेन परसेंटेज क्या करती है, म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज करती है। म्यूनिसिपल टैक्स सवाल में दिया भी हो सकता है अलग से, और नहीं दिया होता तो क्या होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू का मल्टीप्लाई रेट, ऐसा भी निकालते हैं। दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो देख लेना सवाल में क्या होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू और मल्टीप्लाई रेट होगा। मैंने यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड। अब आपने पे किसका किया हो, आपने प्रेजेंट ईयर का पे किया हो, पास्ट ईयर का पे किया हो, या फ्यूचर ईयर का पे किया हो, जो भी म्यूनिसिपल टैक्स पे करोगे सारा माइनस हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जो पिछले साल का मैंने अब पे किया वो क्यों माइनस करोगे, उसको तो तब माइनस करना चाहिए था, वो तब माइनस नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो पिछले साल पे नहीं हुआ था वो पिछले साल तो ड्यू था, और ड्यू बेसिस पे तो माइनस होता ही नहीं है। माइनस कब होता है, जब पेड हो जाता है। तो जो पिछले साल के ड्यू थे वो पहले माइनस नहीं हुए होंगे, तो अब तुमने पे किया तो अब माइनस कर दो। कहो सर समझ में आ गया, तो फ्यूचर का क्यों माइनस किया, जो आगे की पेमेंट आपने अभी कर दी है, क्या आगे पेमेंट करोगे, नहीं करोगे, तो चलो अभी माइनस कर लो। जब पेड बेसिस पे है तो जब किसी भी साल से रिलेटेड हो, जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया सारा क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि म्यूनिसिपल टैक्स इतना ज़्यादा हो जाए कि ये वैल्यू 2 लाख नेगेटिव में कन्वर्ट कर जाए। ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। ये बातें मैं इस पॉइंट पे इसलिए बताना उचित समझा आपको, क्योंकि एक सवाल थ्योरेटिकली पूछा जाता है कि क्या नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, एनएवी हो सकता है। कब हो सकता है, जब म्यूनिसिपल टैक्स पेड इज मोर देन व्हाट, जीएबी। जब इसको इसमें से माइनस करके एनएवी निकालेंगे तो एनएवी नेगेटिव आ जाएगा। कब, जब म्यूनिसिपल टैक्स पेड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अभी वो क्वेश्चंस आगे आएगा, अभी तक तुम्हारे सामने जो सवाल आएगा ना उसमें देखना म्यूनिसिपल टैक्स पेड क्या होगा, कम ही होगा। बात समझ गए। एक चीज और माइनस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट, ये भी माइनस करेंगे। आप कहोगे सर ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, देखिए एक तो होता है वैकेंसी, याद है आपको वैकेंसी बताया था। वैकेंसी का मतलब ये हुआ घर खाली है, 3 महीने घर खाली पड़ा रहा। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है, घर तो लगा हुआ है किराए पे लेकिन किराएदार ने किराया नहीं दिया, बिना किराया दिए घर खाली कर दिया। नहीं हो सकता क्या ऐसा,
भाई क्यों नहीं हो सकता, खूब होता है, खूब चूना लगता है। क्या किया जाएगा? तुम किराया मांगने जाओगे, कहेगा अभी नहीं, अगले महीने देंगे। अगले महीने, अभी सैलरी नहीं, अगले महीने देंगे। 2-3 महीने का ड्यू हो जाएगा, 5 महीने का ड्यू हो जाएगा, फिर तुम लड़ते रहो बैठ के उससे। बाद में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि तुम कहोगे यार खाली कर दो, कुछ भी करके खाली कर दो। चलो खाली कर दिया, 5 महीने किराया नहीं दिया, खाली कर दिया, तो 5 महीने क्या कहलाएगा? अनरियलाइज। लेकिन उसको इतना आसानी से यहाँ माइनस नहीं कर सकते, उसमें बहुत रूल्स है। सवाल में तो आपको अनरियलाइज दे रखा होगा, लेकिन ये मत समझना कि इनकम टैक्स इतनी आसानी से उसको अनरियलाइज मान लेगी। इनकम टैक्स ये कहेगी कि अनरियलाइज हम तभी मानेंगे जब आपने उस बंदे से रेंट रिकवर करने की हर संभव कोशिश की हो, गोली नहीं मार दिया हो। जान लो कानून हाथ में लेना पॉसिबल नहीं है, मतलब अलाउड नहीं होता है। हर संभव कोशिश मतलब क्या? आपने कोर्ट गए हो, केस किया हो, स्यू किया हो उसके अगेंस्ट, और जब सब कुछ करके देख लिया है तब पता चल रहा है कि अब वो बंदा नहीं दे सकता है, तो उसको क्या डिक्लेयर किया गया? अनरियलाइज रेंट। ध्यान समझना, इनकम टैक्स कहती है कि ऐसा है, नहीं दिया रेंट तो क्या होगा? दे देगा, टैक्स दो। जब नहीं देगा तब देखेंगे। जब हर संभव आप कोशिश कर ली, आपको नहीं मिला, तो उसको क्या मान लिया गया? अनरियलाइज रेंट। और अनरियलाइज रेंट को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? माइनस। लेकिन इनकम टैक्स माइनस करने से पहले, मैं चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ मैं आपको 10,000 और अनरियलाइज रेंट ले लेता हूँ 40,000। जब इनकम टैक्स अनरियलाइज रेंट को यहाँ से माइनस कर रही होगी तो आपसे एक बात कहेगी कि देखना भाई, आपको किसी ने धोखा दिया, रेंट नहीं दिया, तो आपने यहाँ से इनकम से माइनस करके अपनी इनकम कम कर ली। इनकम कितना हो गया देखो, 1,50,000 हो गया। आपने अपनी नेट वैल्यू कम करवा ली है, और इसमें बड़ा हेल्प किया मैंने आपका। कौन कह रहा है? इनकम टैक्स। इसको कह रहा है एसएससी को। मैंने अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया, मैंने अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया, तो एसएससी कहेगा ठीक है, माइनस किया, अच्छी बात है, मैंने कौन सा झूठ बोला है? उसने रेंट नहीं दिया, मैंने केस भी किया, सब कोशिश की, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो आपने कौन सा उपकार कर दिया माइनस करके? इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हो? तो इनकम टैक्स कहती है मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आगे आने वाले वक्त में अगर उस बंदे को जिसने आपका रेंट मार लिया है गुड सेंस प्रिवेल कर जाए 2-4 साल 5 साल बाद, उसका कोई हाथ पैर टूट जाए, मान लो, कहेगा उसका रेंट नहीं भरा इसलिए हाथ टूट गया। और क्या, कुछ भी इंसान का होता है, कुछ कहता मैंने ये गलत किया ना इसलिए ऐसा हो गया, चलो वो ठीक कर देते हैं। ये बहुत अच्छी जेस्चर है। अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आपने गलत किया, आप सही कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलो उस बंदे को कभी भी रियलाइज़ हो जाए कि मैंने उसका रेंट मार के सही नहीं किया और आपको आके रेंट दे देना, दे दे हो, तो आप चुप मत रह जाना, मुझे बताना जरूर। क्यों? आपको क्यों बताऊं? जब वो रेंट आपको मिलेगा तो उस साल में फिर से क्या हो जाएगा आपका? वो इनकम हो जाएगा। अभी मैंने माइनस किया ना, देखो ना, माइनस किया ना, तभी मैंने रिपीट किया था आपको कि अब मैं अभी आपका मदद कर रहा हूं, तो कभी आपको मुझे मदद करना पड़ेगा। अभी आपके इनकम में से आपकी परिस्थिति खराब हुई, पैसा लेकर कोई भाग गया, मैंने माइनस कर दिया, टैक्स कम ले रहे हैं आपसे, जब वो बंदा आपको वापस करेगा तो फिर क्या होगा? आपके इनकम में प्लस हो जाएगा, फिर से अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, फिर से इनकम में प्लस हो जाएगा। लेकिन फिर उसको कहोगे तब तक तुम घर बेच चुके होंगे, तो इनकम टैक्स कहेगी तो क्या हुआ, अगर घर बेच दो तो घर बेच देना, जब भी ये रेंट मिलेगा तो इसी घर का माना जाएगा, क्योंकि ये अनरियलाइज इसी घर का है। घर बेच देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी। बात समझ गए? तो अनरियलाइज रेंट की बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन जब भी कोई पॉइंट आता है तो मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ उसको, मैं उसी वक्त चाहता हूँ क्या, किल कर दूँ इसको, ख़त्म कर दूँ यहीं पे। और चैप्टर में जहाँ जहाँ मौका मिले इतनी बार रिपीट करूँ, इतनी बार रिपीट करूँ कि क्या हो जाए, वो मज़ा ही आ जाए, आपका अपना हो जाए सदा के लिए। तो मैंने कहा अनरियलाइज रेंट यहाँ पे माइनस हुआ है, और मैं गारंटी से दिखा दूंगा आपको आने वाले क्वेश्चंस में कि अनरियलाइज रेंट आगे भी आएगा। जब आएगा तो क्या करेंगे उसको? जब नहीं मिला तो माइनस किया, जब मिलेगा तो क्या करेंगे? फिर ऐड करेंगे, तो उस वक्त टैक्स लगेगा उसके ऊपर। उसको अनरियलाइज रेंट रिसिप्ट बोलते हैं। अभी उसको भूल जाइए, अभी बताइए कि क्या किया मैंने यहाँ पे। जीएबी में से क्या माइनस किया? म्युनिसिपल टैक्स पेड। और क्या माइनस किया? अनरियलाइज रेंट। तो क्या मिल गया मुझे? मुझे मिल गया नेट एनुअल वैल्यू।
क्या मिल गया? नेट एनुअल वैल्यू। मज़ा आ गया? इसमें मज़ा की क्या बात थी? सवाल करेंगे तो मज़ा आएगा ना, देखना। तो ये नेट एनुअल वैल्यू है। लेकिन नेट एनुअल वैल्यू के बाद क्या होगा सर? उसके बाद होगा कैलकुलेशन ऑफ IHP। IHP मतलब क्या होता है? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ये बातें अभी नहीं करेंगे, थोड़ा वो जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम में क्या करेंगे, हम आपको एक दो सवाल कराते हैं NAV निकालने वाला। देखिए सवाल क्या है। फाइव पॉइंट टू ही देखिए। 5.2 तो करा दिया था मैंने, बस क्या बाकी था उसमें से? म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस करने का। फर्स्ट वाले हाउस में 12,000 ड्यू बट नॉट पेड, तो क्या माइनस होगा? सवाल ही नहीं उठता है। सेकेंड हाउस में 8,000 ऑफ लास्ट ईयर पेड दिस ईयर और 9,000 ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड, तो क्या माइनस होगा? 8,000 जो पेड होता सिर्फ वही माइनस होता है, ड्यू बेसिस पे माइनस नहीं होता है। थर्ड है 60,000, इट इंक्लूड्स 54,000 एज एडवांस फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स। ओ माय गॉड, मजा आ गया। 9 साल का भी पे कर दिया तो क्या होगा? पूरा पूरा माइनस होगा। और देखो ना कि GAB NAV कितना बच गया? सिर्फ 12,000। तो GAB से म्यूनिसिपल टैक्स कितना माइनस करेंगे और कब माइनस करेंगे, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्या कहते हैं आप लोग? कहते हैं सीखना? देखिए अब आप कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क लीजिए, 7-8 क्वेश्चन आपको करके आने घर से। उससे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन फिर देखता हूँ। देखिए क्या है। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ए हाउस इज व्हाट? 90,000। फेयर रेंट कितना है? 1,40,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,20,000। द हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन लेट फॉर व्हाट? 12,000 पर मंथ। बताइए ना, ऊपर 90,000 140 में से क्या लोगे? 140 और 120 में क्या लोगे? 120। एंड 12,000 वैकेंट है 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ को छोड़ के 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है? 132। 132 आता है ना। तो वैकेंसी के बावजूद भी एक्चुअल रेंट ज़्यादा है। तो जब एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता है तब तो एक्सेप्शन का सवाल ही नहीं उठता है। एक्सेप्शन कब लगता है? जब एक्चुअल रेंट कम होता है। तो यहाँ तो एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं। 120 132 में से क्या लेंगे? 132 लेंगे और माइनस कर देंगे। देखिए 5.4 नीचे देखिए। टेक द सेम एग्जांपल 5.3। अगर वहाँ वैकेंसी कितना होता? 3 मंथ्स का होता तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाता है। सॉरी हाँ 9 कितना हो गया? 1,08,000। एक्चुअल रेंट यहाँ पे कम आ रहा है। ओह एक्चुअल रेंट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। अगर 12 महीने की रेंट मिली होती तो कितना मिला होता? 12,000 इंटू 12 1,44,000, तो ज़्यादा मिला होता। तो कम मिला है और कम मिलने का वजह क्या है? वैकेंसी है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शनली GAB क्या लेंगे? 1,08,000। समझ गए? ये प्रॉब्लम भी है और 2-4-5 सवाल भी है, आप जरूर इसको करके आइए। ठीक है बच्चों, क्या कहते हो? देखो प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 120, फेयर रेंट 180, स्टैंडर्ड 150, हाउस प्रॉपर्टी वाज लेट फॉर 14,000 पर मंथ। ओह है ना 14,000 पर मंथ। हाउएवर द हाउस प्रॉपर्टी लेट फॉर 14,000 पर मंथ। हाउएवर द टेनेंट वैकेंट द प्रॉपर्टी 30/10/2018 को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर टू जनवरी द प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट। नवंबर दिसंबर जनवरी प्रॉपर्टी क्या रहा? खाली रहा। इट वॉज लेट आउट फॉर 18,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम वॉट? 1/2/2019। मतलब फरवरी और मार्च में फिर से किराए पे लग गया तो 3 महीना वैकेंट रहा और 9 मंथ्स क्या किराए पे। 9 मंथ्स में 2 महीने का किराया क्या है? 36,000। देखो ना 18,000 इंटू 2 कितना हो गया? 36,000। और 7 मंथ्स का किराया क्या है? 14,000। तो 14,000 इंटू 7 एंड 18,000 इंटू 2,
इस तरह से आपका एक्चुअल रेंट निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्चुअल रेंट। बात समझ गए? म्यूनिसिपल टैक्स पेड 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। देखो कितनी जबरदस्त तैयारी हमारी है। मैंने पहले ही सिखा रखा है आपको, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना परसेंट निकालोगे? 15%। और यहां लिखा होता म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो निकाल के कुछ फायदा ही नहीं होता, क्योंकि माइनस तो करते नहीं फिर। कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मुझे पूरा विश्वास है भी कर पाएंगे आप। क्या कहते हो आप? कर लोगे ना? 5.5 भी कर सकते हैं, 5.6 भी, और तब जा करके आगे की कहानी होगी। तो आप ट्राई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। क्या? गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।